आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? ग्लैंड्स, ग्रंथियां, है ना। आप समझो ग्रंथियां होती क्या है। पानी की टंकी देखी, पानी की टंकी, तो आप बाहर की साइड में, बाहरी दुनिया में आप सोचो कि पानी की टंकी है, अपने शरीर के अंदर ग्रंथियां हैं, दोनों बात एक ही है। आ रही बात समझ में? तो ये किसका काम करते हैं? हमारे शरीर में पानी की टंकी का काम करती है। किसका काम करती है ग्रंथियां? पानी की टंकी का। कैसे? इनके अंदर केमिकल होता है। क्या होता है? ग्रंथियों के अंदर क्या भरा हुआ होता है? केमिकल। तो जब हमारी बॉडी को नीड लगती है तो वो केमिकल बाहर निकाल देती है। आ रही है बात समझ में? तो सेम आप इसको किससे समझ सकते हो? किसके एग्जांपल से समझ सकते हो? पानी के टंकी से। आ रही है बात समझ में? तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? ग्लैंड्स की डेफिनेशन क्या होगी बताओ? मैंने आपको समझा दिया, अब डेफिनेशन आप बोल के बता दो। हाँ शरीर के ऐसे अंग जो शरीर से रसायनों का निर्माण करते हैं, रसायन छोड़ते हैं, ठीक है, तो उन्हें क्या कहा जाता है? ग्रंथियां कहा जाता है। आई बात समझ में? ठीक है। अब ये ग्रंथियां होती है दो प्रकार की। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है, ठीक है। तो ग्रंथियों का एक प्रकार तो होता है अंतःस्रावी ग्रंथियां। कौन सी ग्रंथियां? अंतःस्रावी, ठीक है। और एक होता है बहिःस्रावी ग्रंथियां। कौन सी? बहिःस्रावी ग्रंथियां, अंतःस्रावी ग्रंथियां और बहिःस्रावी ग्रंथियां। इसके मेनली कितने प्रकार हो गए? दो प्रकार हो गए। इंग्लिश में बोलते हैं अंतःस्रावी को इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। क्या बोलते हैं? इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। लिखो क्या इंग्लिश में भी? यस सर, इंडोक्राइन। सर पेन है क्या एक्स्ट्रा? एक्सोक्राइन, एक्सोक्राइन, ठीक है। चलो अब समझो ये क्या होता है। तो ग्लैंड हमें मेनली हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। कितने पार्ट में? इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन, अंतःस्रावी और बहिःस्रावी। अच्छा तुम्हें नाम से क्या समझ में आ रहा है? बहिःस्रावी ग्रंथियां क्या होती होगी? बाहर वाली, और अंतःस्रावी मतलब अंदर वाली। अच्छा बताओ, तुम्हारे शरीर के बाहर तो कोई ग्रंथि नहीं दिख रही मेरे को। हाथ पैर में, नाक मुंह में सब यही है, ग्रंथि कहाँ है? कुछ भी नहीं है। तो बहिःस्रावी का मतलब क्या होगा? बाह्य ग्रंथियां। हमारे बाहर कहाँ है? बाहर का है तो हो ही नहीं सकता है। अरे चमड़ी के अंदर से दिखेगी थोड़ी ग्रंथि। अच्छा सब चलो समझो। बहिःस्रावी और अंतःस्रावी को समझो। होता क्या है? बाहर की चीजों को कंट्रोल करके अंदर ये सब समझ लो ना। मैंने पहले तुम्हें पूछ लिया, मौका दिया, तुम नहीं बता पाए, मैं बता रहा हूँ, वो समझो और वही याद रखना है। बहिःस्रावी ग्रंथियां क्या होगी? जो शरीर के अंदर रसायनों का निर्माण करती है। क्या करती है? केमिकल तो कहाँ बनाएगी? शरीर के अंदर बनाएगी, पर उसको रिलीज करेगी बाहर, तो उनको बोलेंगे बहिःस्रावी ग्रंथियां। आई बात समझ में? ऐसी ग्रंथियां जो रसायनों का निर्माण शरीर के अंदर करती है लेकिन उन्हें शरीर के बाहर निकालती है, ठीक है, तो उन्हें हम कौन सी ग्रंथियां बोलेंगे? बहिःस्रावी। इसी प्रकार से अंतःस्रावी क्या होगी? जो शरीर के अंदर ही रहेगी। अरे निर्माण भी अंदर ही होगा, जो रसायन रहेगा वो भी कहाँ रहेगा? अंदर ही रहेगा। अरे आई बात समझ में? तो हम डेफिनेशन क्या लिखेंगे? डेफिनेशन क्या लिखेंगे बहिःस्रावी की? बोलो साथ में, बहिःस्रावी। अभी मैंने बोल के बताई। ऐसी ग्रंथियां जो, ऐसी ग्रंथियां जो रसायनों का निर्माण शरीर के अंदर करती है, रसायनों का निर्माण शरीर के अंदर लेकिन उन्हें ये बात किसको समझ में नहीं आई? समझ में आ गई? इसी ग्रंथियों को हम क्या बोलेंगे? बहिःस्रावी ग्रंथियां बोलेंगे। ये बात क्लियर है? ठीक है।
अच्छा, जब भी नाम आएगा कि बहिस्रावी ग्रंथियां, तो ये अगर आपकी बॉडी में कोई रस है, क्या है, जूस, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जूस, या फिर कोई एंजाइम है, या फिर कोई क्या है, एंजाइम, ठीक है, एंजाइम को बोलते हैं विकर, क्या बोलते हैं, विकर। तो बहिस्रावी ग्रंथियां किस किस का निर्माण करेगी, या तो किसी रस का निर्माण करेगी या किसी एंजाइम का निर्माण करेगी। आ रही बात समझ में। जबकि जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होगी वो केवल हार्मोन का निर्माण करेगी। किसका निर्माण करेगी, हार्मोन का। तो हमें तीन ही चीजें पढ़नी है इस पूरे चैप्टर में। क्या क्या पढ़नी है, कौन कौन सी ग्रंथियां हमारे शरीर में होती है वो पढ़ना है, ठीक है, वो कहाँ कहाँ उनकी लोकेशन है वो पढ़ना है, और इनसे कौन सा हार्मोन या कौन सा रस निकलता है वो चीजें पढ़नी है, ठीक है। चैप्टर समझ में आ गया, क्या पढ़ना है इस चैप्टर में। ग्रंथियों के दो प्रकार हो गए, एक तो अंतःस्रावी और एक बहिस्रावी। तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो कौन सी पढ़ रहे हैं, बहिस्रावी ग्रंथियां पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये जैसे हम आगे डाइजेशन सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है, पाचन तंत्र पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में मान लो श्वसन तंत्र पढ़ेंगे। तो जो बहिस्रावी ग्रंथियां है वो आपको टुकड़ों में पढ़ने को मिलेगी, इकट्ठी यहाँ नहीं पढ़ाऊंगा, इकट्ठी बस मैं आपको नाम बताऊंगा कि ये ऐसी ऐसी ग्रंथियां होती है, कुछ प्रकार बता दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि बहिस्रावी किसको बोलते हैं। तो इस चैप्टर में जो आपको मेन में आप पढ़ाऊंगा वो कौन सी पढ़ाऊंगा, अंतःस्रावी पढ़ाऊंगा। कौन सी पढ़ाऊंगा, और उनको पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा। बहिस्रावी आपको टुकड़ों में पढ़ने को मिलेगी, ठीक है। जैसे पाचन तंत्र पढ़ाऊंगा तो उसमें कुछ वहां पे आ जाएगी ग्रंथियां। आ रही बात समझ में। तो ऐसे टुकड़ों में पढ़ेंगे, क्लियर है ये बात, ठीक है। तो अभी फिलहाल आपको डेफिनेशन, ज्यादा अंतर वाली होती है, बही वाली सब पढ़ा दूंगा। बहिस्रावी ग्रंथियां क्या होगी, ऐसी ग्रंथियां जो रसायनों का निर्माण तो किसके अंदर करेगी, शरीर के अंदर करेगी, पर उन्हें रिलीज कहाँ करेगी, बाहर करेगी। तो उनको हम क्या बोलेंगे, सीधा सीधा बहिस्रावी ग्रंथियां। अच्छा, ये जो रसायन होंगे दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो क्या होंगे, या तो रस होंगे या एंजाइम होंगे, या तो रस होंगे या एंजाइम होंगे। डेफिनेशन समझ में आ गई कि कोई डाउट है यहाँ तक, ठीक है। ऐसे अगर मैं आपको बोलूंगा कि बहिस्रावी ग्रंथियों, अंतःस्रावी ग्रंथियां, तो ये क्या होगी, रसायनों का निर्माण कहाँ करेगी, शरीर के बाहर, रसायनों का निर्माण शरीर के अंदर करेगी, शरीर के अंदर करेगी, और उन्हें स्रावित भी कहाँ करेगी, और उन्हें स्रावित भी शरीर के अंदर ही करेगी। अरे समझ में आई दोनों बातें, अंदर ही करेगी। इन्हें हम क्या बोलेंगे, अंतःस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियां किसका निर्माण करती है, हार्मोन का। किसका निर्माण करती है, हार्मोन का। हिंदी में भी हार्मोन, इंग्लिश में भी हार्मोन, याद रखना। क्लियर है ये बातें, ठीक है। लिखना है क्या, पीडीएफ भेजूंगा, पर वो सर के भरोसे नहीं, वो कब तक टाइप करेंगे। कि पीडीएफ तो आपको यूं काम में आएगी कि आप आखिरी में आपको कोई लिखना कुछ नहीं रहेगा, एक साथ में लिखा हुआ आपको मिल जाएगा पूरा। हां सर, वो है ना, पेज पर सब अरे लिख ले सर, लिखना है, 2 मिनट का समय है, लिख लो। अरे लिखना थोड़े से सर साइड सर रुको, चेंज करो ए हार्दिक घबरा मत जल्दी से। हां, बाकी का सर मोदी का व्यवहार है ना, और काय का अध्यक्ष है तू, नमो ग्रुप का अध्यक्ष है ना, आपको चलाने का ग्रुप है। होगा, विधायक का फॉर्म भरूंगा। हाँ, ये फोटो डालता है विधायक के साथ में, है ना। पेपर मांगने से चलो, ये क्लियर है। हां सर, ऐसा लिखा ही नहीं तो शिकायत करते दिलीप बाबू। हम तो सेवा दे रहे हैं, हमारी कहीं की शिकायत कर रहे हैं। और क्या सेवा में हमको पैसा चाहिए सेवा से। किसको किसको पैसे चाहिए, आपको चाहिए कोई चाहिए बोलो, मैं पता ज्यादा है 1000 में लोगे, मैं थोड़ी ना ले रहा हूँ, मैडम ले रहे हो। मैडम साहब मैडम नहीं देते हैं। सर सब आपके घर भी नहीं आएंगे।
वाह। पर वहाँ पे एक ही सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा ना, तुम सारे पढ़ते हो, हिंदी पढ़ते हो, इंग्लिश पढ़ते हो, मैथ्स तुम्हारा एक बार खत्म हो गई है ना। सर तो बोले थे खत्म हो गई, फिर भी तुम्हारे भी 5-7 चैप्टर तो हो गए होंगे ना। एक चैप्टर ज्यादा चैप्टर कहाँ है? सर पेज पे बताओ चलो मार्को अरे सर रुको। अरे इतना समय। अरे यार लिखे नहीं तो इतनी देर मत लगाया करो। हाँ लिख हिंट लिख लो, हिंट ताकि घर पे रिवीजन रहे। तो फिर तुम बोलोगे सर आपने पीडीएफ ही नहीं डाली, हमने रिवाइज ही नहीं किया। अच्छे बहाने बनाते हो। तो जब इसको लिख दे पलटा दो। मालिक कर रहा था पलटा दो। इसको कल ज्यादा दौड़ाना है। पहले उम्मीद ही अगला सारा दौड़ने आएगा शाम को। संडे को संडे को पढ़ना है वो दिन तो बाहर जा रहा है। अगले साल पढ़ेंगे सर लिख लिया? नहीं अरे मैं लिख ही लिया। अभी वापस दिल्ली पुलिस आने वाली है ना, वैकेंसी इस महीने शायद जनवरी में निकल जाएगा। सर उसमें लाइसेंस जरूरी है हाँ बनवा लेना, कंपलसरी है लाइसेंस जरूरी है उसमें। उसमें शायद 50 नंबर का तो जीके है, हां 50 है जी क्या मतलब जीके में साइंस भी मिक्स हो गई। सर बनवा हाँ मैं बता दूं। अरे ये दोनों बातें आई समझ में? चलो अब हम पहले बहिस्रावी ग्रंथियां देख लेते हैं कौन कौन सी होती है। ओए बहिस्रावी ग्रंथियां सर ठीक है, पढ़ाओ तो बच्चे बहिस्रावी ग्रंथियां। अब इनको समझो। अच्छा ये कौन कौन सी हो सकती है, दिमाग लगाना ठीक है। एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, बाकी तुम बताओगे। लार निकलती है मुंह से, लार ठीक है। तो लार बन कहाँ रही है? बॉडी के अंदर। निकल कहाँ रही है? बाहर। तो ऐसा रसायन जो शरीर के अंदर बन रहा है लेकिन बाहर निकल रहा है, आरी पास में, तो वो कौन सा हो गया? बहिस्रावी ग्रंथि के कारण निकलेगा। आरी पास में तो आपकी एक तो हो गई लार ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि हो गई? लार ग्रंथि। अरे याद रहेगा? तो अगर आपके पास क्वेश्चन आएगा कि लार ग्रंथि किसका उदाहरण है, किसका उदाहरण है? बहिस्रावी ग्रंथि का उदाहरण है ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्वेट ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुझे पता है इंग्लिश में तुम पूछोगे, इसलिए मैं पहले ही लिख दूंगा स्वेट ग्लैंड। अरे याद रखिए। अरे सालिवा ग्लैंड, सालिवा। अरे याद रहेगा, एक ही बात है पसीना। चलो अच्छा दूसरा क्या हो गया? पसीना, आंसू स्वेट ग्लैंड ठीक है। और अश्रु ग्रंथि ठीक है। आंसू को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टीयर ग्लैंड। क्या बोलते हैं? टीयर। पसीने को क्या बोलते हैं? स्वेट ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? सर ये नहीं पसीना ग्रंथि नहीं बोलते, अश्रु ग्रंथि। चलो तीन तो तुम्हें याद थी, और बताओ। अभी तो तीन ही हुई है। तो रोना में आंसू आते गए बेटा, और क्या निकलता है? यूरिन, यूरिन इसमें नहीं है। एक होती है दुग्ध ग्रंथि। कौन सी होती है? दुग्ध ग्रंथि ठीक है। दुग्ध ग्रंथि ठीक है, ये भी याद रखोगे। इंग्लिश में बोलते हैं मेमोरी ग्लैंड। क्या बोलते हैं? मेमोरी ग्लैंड ठीक है। अच्छा एक जब हम सो के उठते हैं तो हमारे चेहरे पे ऑयल भी दिखता है ना, तो उसको बोलते हैं तेलीय ग्रंथि। क्या बोलते हैं? तेलीय ग्रंथि। अरे याद रह जाएगी तीनों, चारों पांचों। अब ये टुकड़ों में आपको बहुत सारी बार रिवाइज हो जाएगी। जैसे अभी मैंने आपको पढ़ाया, इसको सीबेसियस ऐसा कुछ नाम है इसका, सीबेसियस ग्लैंड। क्या नाम है इसका? सीबेसियस ठीक है।
तो टोटल 5 मैंने आपको लिखवाई है। कितनी लिखवाई है? 5। अब जैसे जब हम पाचन तंत्र पढ़ेंगे तो इसमें ये लार ग्रंथि आपको उसमें पढ़ा दूंगा मैं, ठीक है। स्वेद ग्रंथि पढ़ा दूंगा, अश्रु ग्रंथि, तो ये सारी ग्रंथियां बीच बीच के टॉपिक में आती जाएगी, ठीक है। तो अभी हम जो मेन इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो कौन सी वाली पढ़ेंगे? अंतःस्रावी वाली पढ़ेंगे। बाकी मैं आपको हिंट के तौर पे आपको याद रहे कि अभी आप मान लो पेपर लगाओ तो आपको ये नाम कहीं दिख जाए तो आपको समझ में आना चाहिए कौन सी ग्रंथि है, बहिस्रावी ग्रंथि है, ठीक है। तो 5 तो ये मेनली अपने को याद होनी चाहिए। कौन कौन सी? लार ग्रंथि, स्वेद ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि, दुग्ध ग्रंथि और तेलीय ग्रंथि। अरे याद हो जाएगी। अरे दुग्ध ग्रंथि, दुग्ध ग्रंथि ये फीमेल्स में होती है, ठीक है। याद रहेगा ये? कोई डाउट है क्या आया था? अब 5वीं लिखना है, ये लिख लो पहले, फिर 2-3 और इम्पोर्टेंट है वो भी लिखा रहा हूँ इसमें। हाँ, इसके बाद लिखाऊंगा, इसी में आएगी। जिनमें कंफ्यूजन ज्यादा होता है कि ये बहिस्रावी है या अंतःस्रावी है। अरे लिख लिया? लिख लिया? चलो अब देखो, एक ग्रंथि होती है यकृत ग्रंथि। नाम सुना तुमने यकृत? लीवर, यकृत, ठीक है, लीवर ग्लैंड। अब ये इससे एक रस निकलता है। मैंने अभी आपको समझाया था कि इनसे क्या निकलता है? रस निकलता है, या तो जूस निकलेगा या एंजाइम बनेगा, ठीक है। तो इससे एक रस निकलता है पित्त रस। कौन सा रस निकलता है? पित्त रस, जो हमारे खाने को पचाता है। हमारी बात सुनो, इससे एक पित्त रस निकलता है जो पेट में जाता है और पेट में हमारे खाने को पचाता है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा यकृत ग्रंथि किसका उदाहरण है, तो आप किसमें दोगे उत्तर? बहिस्रावी ग्रंथि में दोगे। याद रहेगा? ठीक है। फिर 7वां आप याद रखोगे अग्नाशय रस। कौन सा रस? अग्नाशय ग्रंथि या अग्नाशय रस। तो ये भी किसका उदाहरण है? बहिस्रावी का। पर ये एक ऐसा उदाहरण है जिसको आप बहिस्रावी भी बोलोगे और जिसको आप अंतःस्रावी भी बोलोगे। एक्सप्लेनेशन जब आगे हम पढ़ेंगे तो मैं आपको उसमें बता दूंगा, ठीक है। तो अभी मैंने आपको इसमें किसमें लिखवा रहा हूँ? आपको बहिस्रावी में लिखवा रहा हूँ। याद रहेगा? ठीक है। इससे भी एक रस निकलता है अग्नाशय रस, ठीक है, जो भी किसमें मदद करता है? खाने को पचाने में मदद करता है, ठीक है। तो ये जो अग्नाशय रस रहता है ये हमारे बॉडी में प्रोटीन को पचाता है। किसको पचाता है? प्रोटीन को पचाता है। जबकि पित्त रस ये फैट को पचाता है। किसको पचाता है? फैट, यानी कि वसा को पचाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है? जैसे मान लो ये आपका पेट हो गया, ठीक है, स्टोमक। यहाँ पे मान लो ये यकृत है, ठीक है। तो यकृत से क्या होगा? रस निकलेगा और ये पाइप से इससे जुड़ा होता है, ठीक है। और इधर मान लो आपके अग्नाशय, और अग्नाशय से भी ये जुड़ा हुआ रहता है। अरे बात समझो। तो ये जो रस वगैरह और ये जो इधर से उधर ट्रांसफर होते हैं ये नलियों के द्वारा होते हैं। किसके द्वारा होते हैं? नलियों के द्वारा। तो जो बहिस्रावी ग्रंथि है इसका एक और नाम है नलिका युक्त ग्रंथि। बहिस्रावी ग्रंथियां कौन सी ग्रंथियां हो गई? इसका एक और नाम क्या हो गया? नलिका युक्त ग्रंथियां। अरे समझ में आई बात? ठीक है। इंग्लिश में बोलेंगे डक्ट ग्लैंड। क्या बोलेंगे? डक्ट ग्लैंड। अरे क्लियर है? ठीक है। तो बहिस्रावी ग्रंथियों का एक और अन्य नाम कौन सा हो गया? नलिका युक्त ग्रंथियां। क्योंकि ये जितनी भी ग्रंथियां हैं, ठीक है, इनसे जो भी बाहर पसीना आ रहा है तो नलियों के थ्रू आ रहा है, ठीक है। तो नलिका युक्त इसका एक और नाम हो गया। और इंग्लिश में क्या नाम हो गया? डक्ट ग्लैंड। तो कभी कभी इंग्लिश में ही हमें नाम दिया जाता है, इसलिए इंग्लिश में हमें याद रखना है कि डक्ट ग्लैंड क्या है? तो बहिस्रावी ग्रंथियां हैं, ठीक है। जिसमें 2-3 एग्जांपल और मैंने कौन से लिखा दिए आपको? कौन कौन से लिखा है ये वाले? अग्नाशय और यकृत, ठीक है। एक और लिखोगे छोटी आंत। कौन सी आंत? छोटी आंत। छोटी आंत। तो छोटी आंत भी किसका उदाहरण है? बहिस्रावी ग्रंथियों का। हाँ, बड़ी आंत होती है। ये सबसे लंबा अंग है अपने शरीर का, छोटी आंत। लगभग ये कितने 6.25-7 मीटर लंबी होती है शरीर में, है ना। वो बाद में पढ़ेंगे। वो फेक वाली चीजें मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ। सबसे छोटा अंग, सबसे बड़ा अंग, सबसे ये, सबसे वो सब आखिरी में कचरा पट्टी में पढ़ लेंगे, उनको छोड़ोगे। अभी कॉन्सेप्ट वाले पढ़ो चीजें। परीक्षा में तो आते ही हैं, पर वो तो एक पेज पे लिखे हुए हैं सारे, तो वो मैं पेज पकड़ा दूंगा तुम्हें। अब तुम जैसे तुम्हें याद करना हो वैसे कर लेना उसको, ठीक है। हाँ, समझा क्या आपने? ये लिख लिया, ठीक है। तो कौन कौन सी ग्रंथियां होगी? बहिस्रावी ग्रंथियां। इनका एक और नाम क्या हो गया? नलिका युक्त ग्रंथियां। कॉन्सेप्ट से हमें पता है
कि जो भी रसायन बाहर निकल रहा है बॉडी के वो किस में आएगा, वही बहिस्रावी ग्रंथियों में आएगा। ठीक है, अब कौन कौन से होगी, लार ग्रंथि, ठीक है, अश्रु ग्रंथि, पसीना वाली है ना अश्रु, और पसीने वाली का नाम क्या था, स्वेट ग्लैंड, स्वेट ग्रंथि। ठीक है, फिर दुग्ध ग्रंथि, फिर पित्त रस वाली यकृत, ठीक है, फिर अग्नाशय, छोटी आंत, ठीक है, तेलीय ग्रंथि। ये सारे उदाहरण है किसके, बहिस्रावी ग्रंथि के। पर हम इस चैप्टर में जो मेनली पढ़ेंगे वो कौन सी पढ़ेंगे, अंतःस्रावी। ठीक है, तो अब अंतःस्रावी को समझो, ये क्या होती है अंतःस्रावी। ठीक है, अब ये क्या होता है कि इनसे जो भी केमिकल निकलेगा, ठीक है, जो भी हार्मोन रिलीज होगा वो हमारे ब्लड में मिल जाएगा। किसमें मिल जाएगा, ब्लड में, डायरेक्टली ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में जाएगा। आ रही बात समझ में? तो इनसे जो भी रस निकलेगा वो कहाँ मिलेगा, जो भी रस निकलेगा, जो भी रसायन निकलेगा, ठीक है, वो कहाँ मिलेगा, सीधा सीधा ब्लड में। आ रही बात समझ में? तो इससे कोई भी नली के थ्रू प्रवाह नहीं होता है, तो इसको नलिका विहीन नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, नलिका विहीन। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डक्टलेस ग्लैंड। ठीक है, तो नलिका युक्त थी और नलिका ये विहीन है, क्योंकि इनमें नलियों की जरूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्ट किसमें मिलती है, ब्लड में मिलती है। किसमें मिलती है, ब्लड में। अरे याद रहेगा, कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, तो अब इसमें जितनी भी हम ग्रंथियां पढ़ेंगे उनसे क्वेश्चन कैसे आता है कि आपको या तो उनकी लोकेशन पूछी जाती है। क्या पूछी जाती है, लोकेशन, कि भाई ये ग्रंथि शरीर के कौन से हिस्से में उपस्थित होती है, या फिर उनसे कौन सा हार्मोन रिलीज हो रहा है वो पूछा जाता है। ठीक है, और इनकी संख्या फिक्स होती है। कौन सी वाली ग्रंथि होगी, अंतःस्रावी ग्रंथियां कितनी होती है हमारे शरीर में, ये हमें याद रखना है। कितनी होती है, तो टोटल इनकी संख्या होती है 9। कितनी होती है बॉडी में, 9 होती है। याद रहेगी बात? ठीक है, तो आपको अंतःस्रावी ग्रंथियां इस चैप्टर में मैं पढ़ाऊंगा। कौन सी वाली पढ़ाऊंगा, मेनली अंतःस्रावी ग्रंथियां। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक क्वेश्चन है, वो ये वाला बन सकता है। ठीक है, कि निम्न में से कौन सी ग्रंथि ऐसी है जो जिनसे जो भी रसायन निकलता है किसमें मिल जाता है, डायरेक्ट रक्त में मिल जाता है, तो कौन सी वाली है, अंतःस्रावी वाली है। ठीक है, और हार्मोन का निर्माण भी किससे होता है, अंतःस्रावी से होता है। याद रहेगा? ठीक है, अब इनके टाइप पढ़ो। इसके कितने टोटल, कितनी संख्या है, 9। संख्या कितनी है, 9। अब हमें पढ़ना है कि ये 9 संख्या कौन कौन सी है। ठीक है, लिखना तो नहीं है, यहाँ तक लिख लिया सबने? ठीक है, अब 9 संख्या देखो। कुछ ग्रंथियों के आपने नाम सुने होंगे, ठीक है, वो पहले तुम बताओ। थायराइड, हाँ ठीक है, और पीयूष ग्रंथि, ठीक है, पिट्यूटरी वही होती है, पीयूष ग्रंथि को ही बोलते हैं, थायराइड, हाँ, और नहीं सुने, क्या बात कर, मैंने तो सुना, ज्यादा सुनी होगी तुमने। चलो लिखे, 9 ग्रंथियां कितनी होती है, 9। तो पहला नाम याद रखोगे, हाइपोथैलेमस। क्या नाम याद रखोगे, हाइपोथैलेमस। कुछ सुना सुना लग रहा है कि नहीं लग रहा है? सर ब्रेन कहाँ पे पढ़ाया था, ब्रेन में पढ़ा था। कहाँ पढ़ा था, ब्रेन में। और ब्रेन के कौन से हिस्से में होता है ये, अग्र मस्तिष्क में होता है। तो ये किसका काम करता है, ये ग्रंथि का काम करता है। किसका काम करता है, ग्रंथि का काम करता है। याद रहेगा? ठीक है, बातें मत करो, है ना? ठीक है, दूसरा अभी तुमने नाम बोला, कौन सा ग्लैंड बोला, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी, अरे ये बने दोनों में। ठीक है, तो दूसरा नाम क्या है, पीयूष ग्रंथि। क्या नाम है, पीयूष ग्रंथि। ठीक है, क्लियर है दोनों बातें? ठीक है, चलो और नाम बताता हूँ मैं तुम्हें। अभी तुमने एक और नाम बताया था, कौन सा नाम बताया, थायराइड। एक तो होता है थायराइड और एक और होता है पैराथायराइड। क्या नाम है उसका, पैराथायराइड। तो दोनों नाम याद रखेंगे, एक तो थायराइड और एक पैराथायराइड। ठीक है, चारों एक बार बोलो साथ में। कौन कौन से हो गए, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड और पैराथायराइड। याद हो जाएगी चारों कि कोई दिक्कत है इनमें? ठीक है, लिखो, हिंदी में लिखोगे इनका नाम? नहीं, लिख लोगे ना? इतनी उम्र भी लोगों से थायराइड को थायराइड, हाँ थायराइड को थायराइड ही बोलते हैं। नहीं, थायराइड का देख लो, है थायराइड भी बोलते हैं इसको, हिंदी में अलग है। नहीं नहीं, हिंदी में अलग नाम है इसका, देखो एक बार। नहीं कर लूंगा इसमें।
आपण मीटिंग आहे क्या नाम है? आउट आउटू इसका हिंदी नाम क्या है? आउटू ग्रंथि। क्या नाम है? आउटू ग्रंथि। और इसको क्या बोलेंगे? परा आउटू ग्रंथि। क्या बोलेंगे? परा आउटू ग्रंथि। ठीक है, हाइपोथैलेमस तो हाइपोथैलेमस ही याद रखना है। तो कौन कौन से हो गए? हिंदी में बोल देता हूँ। हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीयूष ग्रंथि, आउटू और परा आउटू। ठीक है, हाइपोथैलेमस याद रखना है। ठीक है, ये दोनों गले में होती है। कहाँ होती है? गले में। तो ये जो थायराइड ग्रंथि होती है ना, तो ये 4 कोनों पे होती है। गले में कितने कोनों पे होती है? 4 कोनों। और उन 4 कोनों के पीछे वापस से परा आउटू ग्रंथि होती है। तो इनकी संख्या भी कितनी होगी? 4 होगी। कितनी होगी? 4 परा आउटू ग्रंथि होती है बोलते हैं। अभी मैं आपको वीडियो बताऊंगा, उसमें लोकेशन बता दूंगा, है ना, घबराओ मत। ठीक है, अरे याद हुए कि नहीं हुए? ठीक है, अगला लिखो। कितनी हो गई? 4। ठीक है, 5वीं लिखो। पिनियल काय। क्या नाम है? पिनियल काय। इंग्लिश में पिनियल बॉडी। क्या बोलते हैं? पिनियल बॉडी। ठीक है, ये भी हमारे ब्रेन में होती है। ये ग्रंथि भी हमारे कहाँ होती है? ब्रेन में। जो पीयूष ग्रंथि है वो भी हमारे ब्रेन में होती है। ठीक है, 6 हो गई। 6ठी लिखो, थाइमस। क्या नाम है? थाइमस। ठीक है, 7वीं लिखना, जो मैंने अभी आपको बोली थी थोड़ी देर पहले, अग्नाशय वाली। ठीक है, हाँ, पेनक्रियाज नाम है इसका। इंग्लिश नाम क्या है? पेनक्रियाज। पेनक्रियाज तो दोनों होते ना, तो बाएं। हाँ, पर इसका लगभग आप भी मान के चलो तो ये ज्यादा काम बहिस्त्रावी में नहीं करके अंतःस्त्रावी का करती है। इसलिए ज्यादा मेनली अगर पढ़ना है इसको तो हम किसमें पढ़ेंगे? इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, चलो, कितनी हो गई? 7। 8वीं लिखोगे, एड्रिनल ग्रंथि। क्या नाम है? एड्रिनल ग्रंथि। ठीक है, और 9वीं है लैंगिक ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है? लैंगिक ग्रंथि। गोनेड्स। ठीक है, इसको एड्रिनल ग्लैंड भी बोलते हैं, इसको पेनक्रियाज बोलते हैं, इसको थाइमस भी बोलते हैं हिंदी में भी थाइमस। ठीक है, तो टोटल कितने नाम हुए? 9 नाम हुए। ये 9 हमें याद रखनी है। 9 के 9 पूरे नाम याद होने चाहिए। इनकी लोकेशन भी याद करेंगे और इनसे कौन सा हार्मोन निकलता है वो भी हमें याद करना है। ठीक है, तो ज्यादा मैक्सिमम आपके अगर ज्यादा क्वेश्चन संभावना है तो इनसे ही है। ठीक है ना, पहले लिख लो, फिर 1-2 बार वापस लिखवाता हूँ तुम्हें, तभी तुम्हें याद होगा। जी सर। आज गला ऐसा दिखा है, युवा बोल देना सर दबाते क्या? मालिश करो। बोला था आपने, आपने बोल दो। अरे समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, तो शुरुआत से बताऊं क्या सारी बातें वापस? हाँ, ग्रंथियां एक तरह से पानी की टंकी मान सकते हो। क्या मान सकते हो? बॉडी में पानी की टंकियां। इनका काम क्या होता है? केमिकल को स्टोर रखना। ठीक है, तो केमिकल कहाँ स्टोर रहता है? ज्यादातर रसायन निर्माण भी यही होता है और जो रहती है उनमें भरा हुआ रहता है। तो समय समय पर जब हमें जरूरत पड़ती है, ठीक है, अब जब खाना खाओगे तभी तो पचाना पड़ेगा, तो तभी तो पित्त रस निकलेगा कि ऐसे ही निकलता रहेगा? नहीं, तो वो स्टोर रखती है, फिर समय समय पे हमें स्त्रावित करती रहती है जब हमें जरूरत पड़ती है। ठीक है, स्त्रावण का मतलब है कि छोड़ना उसको। ठीक है, इसके कितने प्रकार हो गए? 2 प्रकार हो गए। कौन कौन सा? बहिस्त्रावी और अंतःस्त्रावी। बहिस्त्रावी क्या होगी? जो रसायनों का निर्माण शरीर के अंदर करेगी, लेकिन उन्हें रिलीज कहाँ करेगी? शरीर के बाहर करेगी। ठीक है, फिर अंतःस्त्रावी कौन सी होगी? जो शरीर के अंदर ही निर्माण करेगी और जो हार्मोन निकलेंगे वो भी कहाँ मिल जाएंगे? ब्लड में मिल जाएंगे। इतनी बात समझ में आई? अब बहिस्त्रावी के प्रकार हमने पढ़ लिए। कौन कौन से हो गए? लार ग्रंथि हो गई, ठीक है, श्वेत ग्रंथि हो गई, ठीक है, अश्रु ग्रंथि हो गई। ये सारे एग्जाम्पल है। ठीक है, तो परीक्षा में हम इनसे एनालिसिस से भी आंसर दे सकते हैं कि बहिस्त्रावी क्या है और अंतःस्त्रावी क्या है। और अंतःस्त्रावी के टोटल कितने नाम है? 9 नाम है। तो 9 ग्रंथियां होती है हमारे शरीर में। कितनी ग्रंथियां होती है? 9, जिनको हम क्या कहते हैं? अंतःस्त्रावी। ठीक है, तो अंतःस्त्रावी के 9 नाम कौन कौन से हैं? सबसे पहले हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, तीसरा पिनियल बॉडी, पिनियल काय, ठीक है,
थाइमस, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल, अग्नाशय और लैंगिक ग्रंथि, गोनेड्स। ठीक है, अब होता क्या है कि ये जो 8 ग्रंथियां ऊपर लिखी है ये मेल और फीमेल दोनों में होती है सेम, ठीक है, पर ये जो 9वीं ग्रंथि है ये मेल और फीमेल दोनों में अलग अलग होती है हरी भाषा में। तो आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी ग्रंथि मनुष्य में सॉरी पुरुष और महिला में दोनों में अलग अलग होती है, तो कौन सी ग्रंथि होगी, कौन सी वाली, लैंगिक ग्रंथि। ठीक है, तो अब लैंगिक ग्रंथि के 2 प्रकार हो गए, कितने प्रकार हो गए, 2 लैंगिक ग्रंथि। ठीक है, ये कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। अगर हम फीमेल में देखेंगे, महिलाओं में, ठीक है, इसका नाम है ओवरी, क्या नाम है, ओवरी, इंग्लिश में नाम है अंडाशय, क्या नाम है, अंडाशय, अरे याद रहेगा। और अगर मेल की बात करें तो मेल में नाम होता है टेस्टिस, क्या नाम होता है, चुप, क्या नाम है हिंदी, टेस्टिस, हिंदी में बोलते हैं वृषण ग्रंथि, क्या नाम है, वृषण ग्रंथि, अरे याद रहेगा, हंसना नहीं है, चुपचाप सुनना है, बस क्या करना है, सुनना है। ठीक है, तो लैंगिक ग्रंथि के कितने प्रकार हो गए, 2, जो कि मेल और फीमेल में अलग अलग होती है। मेल में इसका नाम क्या है, अंडाशय, और सॉरी फीमेल में नाम क्या है, अंडाशय, और मेल में नाम क्या है, वृषण ग्रंथि, याद रहेगा। तो ये लैंगिक ग्रंथि पुरुष और महिलाओं में अलग अलग प्रकार की होती है। ठीक है, अरे क्लियर है यहाँ तक की बातें। अब इनकी लोकेशन देखना है कि इनकी लोकेशन कहाँ होती है। ठीक है, चलो सर वीडियो को लिंक हाँ बता देंगे। फिर एक वीडियो दिखाऊंगा, उसमें सब समझ में आ जाएगा, है ना। सर ग्रुप में डाला ही नहीं कल आपने वीडियो। हाँ यार भूल गया, आप बोल रहे अभी डालो अभी डालो, नहीं डाला, यूट्यूब पे मिलते हैं, सर्च करना पड़ता है वो, सर्च नहीं आता ना सर, यूट्यूब पे नहीं है वो, नहीं नहीं आज दोनों पे इतना चाहते हैं, एक बार देखते हैं आज वाली तो यूट्यूब पे दिखा दूंगा, उसमें बड़ी है। वो नहीं है ये कर रहे हाँ सर लिख लें। लिखिए यहाँ तक, चलो अब आगे समझो। अब इनकी हम लोकेशन देखते हैं कि बॉडी में इनकी लोकेशन कहाँ होती है। ठीक है, चलो तो हमने शुरू में कौन सी ग्रंथि पढ़ी, हाइपोथैलेमस, कौन सी पढ़ी, हाइपोथैलेमस, एक तो ये याद रखोगे, और दूसरा पीयूष ग्रंथि, कौन सी पढ़ी थी, पीयूष, पिट्यूटरी ग्लैंड, और एक लिखाई थी मैंने आपको पीनियल का, पीनियल का। तो ये जो तीनों ग्रंथियां हैं ये तीनों की तीनों कहाँ पाई जाती है, तो ये ब्रेन में पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, ब्रेन, यानी कि हमारे मस्तिष्क में, कहाँ पाई जाती है, मस्तिष्क में, अरे याद रहेगा। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि मस्तिष्क में कितने प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती हैं, कितने प्रकार हो गए, 3, या पूछा जाएगा निम्न में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि मस्तिष्क में नहीं पाई जाती है। ठीक है, 3 ऑप्शन यहाँ से दे देगा, चौथा कोई दूसरा ऑप्शन उठा के दे देगा, तो हमें तीनों नाम याद रखने, कौन कौन सा, ये ट्रिक है, HP स्क्वायर, हाइपोथैलेमस, पीयूष और पीनियल, HP स्क्वायर, ये कहाँ होती है, मस्तिष्क में होती है। ठीक है, स्क्वायर करने की क्षमता आपके मस्तिष्क की है, आप में ताकत नहीं है कि आप स्क्वायर कर दो। ठीक है, अरे क्लियर है यहाँ तक की बात, कि कोई डाउट है, तो ये तीनों का लोकेशन याद रहेगा, ब्रेन में रहेगा। ठीक है, चलो अब गले में होती है 2, गले में कितनी होती है, 2, एक तो थायराइड और एक पैराथायराइड, हिंदी में क्या बोलेंगे, आउटू, और एक पराउटू। तो ये दोनों ग्रंथियां कहाँ होती है, गले में होती है, कहाँ होती है, गले में। अब गले में आगे होती है थायराइड ग्रंथि, और इन थायराइड ग्रंथि की 4 कोने होते हैं, कितने कोने होते हैं, 4, और उन चारों कोनों के पीछे फिर पराउटू ग्रंथि होती है, तो इनकी संख्या भी कितनी होगी, 4, और इनकी भी कितनी होगी, 4 कोने, याद रहेगा। इनकी लोकेशन कहाँ है, गले में, अरे याद रहेगा, कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है, पांचों की लोकेशन क्लियर हो गई। ठीक है, अब छठा हमने लिखा था थाइमस, क्या नाम लिखा था, थाइमस, तो ये होती है दिल के पास, कहाँ होती है, दिल के पास थाइमस ग्रंथि होती है, दिल के पास कौन सी ग्रंथि होती है, थाइमस ग्रंथि होती है। या
अगर आपको ऑप्शन मिलेगा छाती की गुहा में, छाती की गुहा में, ये ऑप्शन भी सही है। मतलब दिल कहाँ होता है? छाती की गुहा में होता है। ये चेस्ट होता है, मैंने आपको पढ़ाया था हार्ट की लोकेशन, ठीक है, सारी पसलियों के पीछे छुपा होता है, ठीक है। तो उसी के पास कौन सी ग्रंथि होती है? थाइमस ग्रंथि होती है। पांचों की लोकेशन देखो एक बार कॉपी में, तो याद हो जाएगी। इतने फोन लगा दिल के पास कौन सी ग्रंथि? थाइमस ग्रंथि, ठीक है। तो दिल के पास थाइमस होता है। आप गलत पढ़ते हो सब जगह। कितनी ग्रंथियां हो गई? 5, ठीक है। अब छठी लिखोगे? 6 हो गई ना। हां, 7वीं पेनक्रियास, पेनक्रियास, अग्नाशय, अग्नाशय ग्रंथि, ठीक है। तो ये होती है आपके पेट के नीचे। कहाँ होती है? पेट के नीचे। इसकी लोकेशन कहाँ होगी? बिलो द स्टोमक, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बिलो द स्टोमक। तो पेट के नीचे कौन सी ग्रंथि होती है? अग्नाशय ग्रंथि होती है। और इसी से अग्नाशय रस निकलता है। कौन सा रस निकलता है? जो किसको पचाता है? प्रोटीन, ठीक है। चलो 8वीं एड्रिनल ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, ठीक है। अब एड्रिनल ग्रंथि क्या होती है कि जो आपकी दोनों किडनियां हैं, जो आपकी दोनों किडनियां हैं, इनके ऊपर होती है, किडनियों के ऊपर। तो इनकी लोकेशन कहाँ होगी? दोनों किडनी के ऊपर। तो इनकी संख्या कितनी होगी बताओ? 2। हिंदी में नाम याद आ रहा था मेरे को, वापस भूल गया। अधिवक्र, वृक बोलते हैं ना किडनी को, अधिवृक्क। हाँ, तो अधिवृक्क ग्रंथि का भी नाम है इसका, क्योंकि ये किडनी के ऊपर पाई जाती है। अरे याद हो गई? कितने नाम हो गए टोटल? 8 नाम हो गए। अब कौन सा बचा है? लैंगिक ग्रंथि बचा है। क्लियर है यहाँ तक की? ठीक है। अब नोवा कौन सा है? लैंगिक ग्रंथि। अब मैंने आपको बताया कौन सी ग्रंथि अलग अलग होती है दोनों में, मेल और फीमेल में। तो उत्तर क्या होगा? लैंगिक ग्रंथि। अब इनमें जो फीमेल होती है, फीमेल में इसका नाम क्या है? ओवरी या अंडाशय। क्या नाम है? अंडाशय। अरे याद रहेगा? ठीक है। तो जो फीमेल होती है उनमें तो होता है अंडाशय, और ये पाई जाती है कहाँ? तो छोटी आंत के नीचे। कहाँ पाई जाती है? छोटी आंत के नीचे। अरे क्लियर है ये बात? ठीक है। पर जो पुरुषों में होता है, पुरुषों में क्या बताया मैंने? मेल में इनका नाम क्या होता है? वृषण। क्या नाम होता है? वृषण। तो ये शरीर के बाहर होती है। कहाँ होती है? शरीर के बाहर, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी ग्रंथि शरीर के बाहर होती है, मतलब बाहरी हिस्से में होती है, तो कौन सी होगी? वृषण ग्रंथि होगी। कौन सी होगी? वृषण ग्रंथि। अरे क्लियर है यहाँ तक की बातें? कोई दिक्कत है क्या? ठीक है। अब मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ, तो इसमें सारे की लोकेशन बता रखी है, ठीक है ना। तो आपको और अच्छे से याद हो जाएगा। 3 ग्रंथियां कहाँ है? दिमाग में है। 2 ग्रंथियां कहाँ हो गई? गले में हो गई। उसके बाद एक ग्रंथि कहाँ है? छाती में, दिल के पास। फिर उसके बाद एक ग्रंथि छोटी आंत के वहां हो गई, एक ग्रंथि पेट के नीचे हो गई। क्लियर है ना? तो ये सारी ग्रंथि आपको याद होनी चाहिए।